नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां मीलों तक सिर्फ रेत का समंदर फैला हो और एक ऐसा कलाकार हो जिसे कोई देख नहीं सकता, पर वो लगातार जमीन की शक्ल बदलता रहता है। आज हम इसी दुनिया यानी मरुस्थलों और उन्हें तराशने वाली सबसे बड़ी ताकत पवन यानी हवा के काम को समझने वाले हैं। तो सीधा सवाल ये है, आखिर ऐसी कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है जो हमारी पृथ्वी के 1/3 यानी 1/3 हिस्से को आकार देती है। सुनने में बड़ा लगता है ना? इसका जवाब है हवा। जी हाँ, वही हवा। आज हम पवन की इसी जबरदस्त ताकत को करीब से जानेंगे। आज के इस सफर में हम 3 मेन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मरुस्थल या डेजर्ट असल में होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि दुनिया में कितने अलग-अलग तरह के डेजर्ट्स हैं। और आखिर में हम हवा के उन 3 कमाल के कामों को समझेंगे जिनसे ये बड़े-बड़े लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से और सबसे बेसिक सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर मरुस्थल है क्या। देखिए, साइंटिफिकली मरुस्थल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ बारिश कम होती है। हाँ, ये सच है कि यहाँ साल में 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। पर असली चीज ये है कि यहाँ इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश से कहीं ज्यादा होता है। मतलब जितना पानी आता है उससे कहीं ज्यादा उड़ जाता है। और ये कोई छोटे मोटे इलाके नहीं हैं। हमारी पूरी धरती का 33% हिस्सा डेजर्ट या सेमी डेजर्ट है। जरा सोचिए, मतलब दुनिया का 1/3 हिस्सा। कितनी बड़ी बात है ये। अच्छा, जब हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में तुरंत गरम रेत और ऊंट आते हैं, है ना? पर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट तो अफ्रीका का सहारा ही है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट गरम नहीं, ठंडा है, अंटार्कटिका। दोनों में एक चीज कॉमन है, पानी की जबरदस्त कमी। एक जगह गर्मी की वजह से तो दूसरी जगह सब कुछ बर्फ में जम जाने की वजह से। और अगर हम दुनिया से अपने देश की बात करें तो भारत में भी हमारा अपना थार मरुस्थल है। ये मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है और इसका एरिया लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। हवा के इस पूरे खेल को, इस पूरी साइंस को एक खास नाम दिया गया है, इओलियन जियोमॉर्फोलॉजी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो स्टडी है जिसमें हम ये समझते हैं कि हवा कैसे जमीन को काटती है, जिसे इरोजन कहते हैं, कैसे उस मलबे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और फिर कैसे उसे कहीं और जमा कर देती है, जिसे डेपोजिशन कहते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि डेजर्ट क्या होता है, पर क्या सारे डेजर्ट्स एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इनके अलग अलग टाइप्स को और करीब से देखते हैं। इनको क्लासिफाई करने का यानी बांटने का सबसे पहला और आसान तरीका है टेम्परेचर यानी तापमान के आधार पर। तो इस बेस पर 2 तरह के डेजर्ट होते हैं। पहले हैं हॉट डेजर्ट्स जैसे सहारा और अपना थार मरुस्थल, जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरे हैं कोल्ड डेजर्ट्स जैसे अंटार्कटिका। यहाँ तापमान तो बहुत कम होता है, लेकिन पानी यहाँ भी लिक्विड फॉर्म में लगभग ना के बराबर होता है। टेम्परेचर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एक और भी इंटरेस्टिंग सवाल है, ये डेजर्ट्स आखिर बनते क्यों हैं? तो अब हम देखेंगे कि इनके बनने के प्रोसेस के आधार पे इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, इनके बनने के 4 मेन कारण हैं। पहले हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, जो धरती के कुछ खास लैटिट्यूड्स पर हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से बनते हैं, जैसे सहारा और थार। दूसरे हैं रेन शैडो डेजर्ट्स, ये पहाड़ों के पीछे होते हैं, जहां बारिश वाले बादल पहुंच ही नहीं पाते। तीसरे हैं कोस्टल डेजर्ट्स, जो ठंडी समुद्री धाराओं की वजह से बनते हैं। और चौथे हैं कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स, जो समंदर से इतने ज्यादा दूर होते हैं कि वहां तक नमी पहुंच ही नहीं पाती, जिससे गोबी डेजर्ट। और हमारा आखिरी क्लासिफिकेशन है सरफेस के आधार पर, मतलब डेजर्ट की जमीन ऊपर से दिखती कैसी है। क्या वहां सिर्फ रेत ही रेत है या कुछ और भी है? इसमें 3 मेन टाइप्स हैं। पहला एर्ग यानी सैंडी डेजर्ट, जहां हमें रेत के बड़े बड़े टीले मतलब ड्यून्स दिखते हैं। दूसरा रेग, जहां जमीन पर कंकड़ पत्थर बिखरे होते हैं। और तीसरा हैमडा, जो पूरी तरह से चट्टानी होता है, बेयर रॉक सरफेस। आपको ये तीनों तरह की सतहें सहारा जैसे एक ही बड़े डेजर्ट के अलग अलग हिस्सों में मिल सकती हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट और एक्शन पैक्ड सेक्शन पर, द वर्क ऑफ विंड यानी पवन के कार्य।
डेजर्ट में जो कुछ भी बदलता है उसका सबसे बड़ा एजेंट यही है। हवा का काम बहुत सिंपल है। इसे 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला है इरोजन, यानी जमीन से मिट्टी पत्थर को तोड़ना या उठाना। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, यानी उठाए हुए मलबे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और तीसरा है डेपोजिशन, यानी जब हवा थक जाए तो उस मलबे को कहीं पर जमा कर देना। बस इन्हीं 3 कामों से हमें यार्डैंग और सैंड ड्यून्स जैसे कमाल के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरू करते हैं हवा के पहले काम से, इरोजन यानी क्षरण से। देखते हैं कि हवा जमीन को खुरचने के लिए कौन-कौन से टूल्स का इस्तेमाल करती है। इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है डिफ्लेशन, जिसमें हवा एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है और सारी ढीली धूल और मिट्टी को उड़ा ले जाती है। दूसरा है अब्रेजन, ये सैंड ब्लास्टिंग की तरह है, जहां हवा रेत के कणों को हथियार बनाकर चट्टानों पर मारती है और उन्हें घिसती है। और तीसरा है अट्रिशन, जहां हवा में उड़ते हुए कण आपस में ही टकराते हैं और टूट-टूट कर और भी छोटे और गोल हो जाते हैं। ठीक है, तो हवा ने मलबा तो उठा लिया। अब आता है दूसरा काम, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, मलबे को ले जाने के भी 3 तरीके हैं और ये पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। सबसे हल्के कण जैसे धूल, वो सस्पेंशन में हवा के साथ बस तैरते रहते हैं। जो थोड़े भारी रेत के कण हैं, वो सॉल्टेशन प्रोसेस में जमीन पर बाउंस करते हुए, फुदकते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो सबसे भारी पत्थर हैं, वो ट्रैक्शन में जमीन पर घिसटते हुए या लुढ़कते हुए आगे जाते हैं। और ये सब कुछ हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमने देखा कि पवन कितनी शक्तिशाली है, वो डेजर्ट्स बना भी सकती है और उन्हें फैला भी सकती है। तो आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, तो क्या हवा की यही ताकत हमारी हरी भरी जमीनों को भी रेगिस्तान में बदल देगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।